आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे भाई, आप अब आपको एकदम बिल्कुल इस वीडियो को अगर देखते हैं तो 100% गारंटी है फिजिक्स का एक भी ऑब्जेक्टिव अगर एक चैप्टर से छूट जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि भाई ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, आपको पहले ही बोले थे कि शॉर्ट नोट्स और 100% बनकर तैयार हो चुका है। जिसको लेना हो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6201359657। हम आपको पहले ही बोले हैं कि भैया हम आपको दिखाए हैं कि 62 इस नंबर पर पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 6201359657। हम आपको पहले ही दिखाए कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ब्रिलियंट के क्वेश्चन से आपको मात्र पिछला बार मात्र 16 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन पिछला बार का आया था। तो बाकी आपको बनाना 35 ना है तो 16 ही क्वेश्चन ना बनेगा। लेकिन हम आपको बोले थे शॉर्ट नोट्स पढ़ने का 100% भाई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हाँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए। आपको केवल नजरिया में थोड़ी ना होना चाहिए कि आप हाँ देख लिए तो बन जाएगा। नहीं, आपको कोई भी चीज़ हो याद आपको होना ही चाहिए। बात एक चीज़ समझ लीजिए, फाइनल बात है जो आपको रियल बात बताते हैं। अब आइए इसको मैं समझाता हूँ। और ये हिंदी मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को 1 जून को मिल जाएगा। तो जिसको चाहिए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भैया। अभी ऑफर चल रहा है 50%, 31 तारीख बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक ना। चाहे आप हमसे चाहे तो भैया विजेता बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए इस वीडियो के आधा पार्ट में हिंदी मीडियम मेरा और आधा पार्ट में भैया इंग्लिश मीडियम है, ठीक ना। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग होंगे आधा पार्ट को भगा कर देख लेंगे, ठीक ना वहाँ पर। लेकिन इसी वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। आइए इसको मैं समझाता हूँ और पूरा का पूरा इसको समझाता हूँ और 100% आपका एकदम समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव का दुख तकलीफ एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए और इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ पूरा का पूरा। और इसी प्रकार केमिस्ट्री और एक चीज़ मिल जाएगा। और जो भाई विजेता बैच पर हमको ज्वाइन है उसको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। भाई कम चलिए। अच्छा, अगर आप भी चाहते ज्वाइन होना तो मैं नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, देखिए। और इसमें आपको एकदम पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव कवर है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, जो आपको एग्जाम के व्यू से होगा। कुछ इसमें चीज़ एक्स्ट्रा भी लिखे हैं तो जो एग्जाम के व्यू से हम बोल देंगे कि इसको याद रखना है। स्थिर वैद्युतिकी में समझिए कि सीधे अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसके कारण जो भी घटना होता है ना, तो जिसके फिजिक्स के जिस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, फिजिक्स के जिस भाग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और विद्युत गतिकी क्या होता है, तो अगर चार्ज जो आवेश होता है वो गति में रहे, उसके कारण जो भी घटना होता है और उस टॉपिक को जिस भाग में फिजिक्स का हम अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं विद्युत गतिकी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका कोई बड़ी माथा है नहीं। चलिए अभी आइए यहाँ पर आवेश, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। पॉजिटिव आवेश जो होता है, पॉजिटिव आवेश, यहाँ पर आवेश ही नहीं हुआ, पॉजिटिव आवेश रहेगा जब चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो मास क्या होगा, घटेगा। और जब चार्ज निगेटिव रहेगा तो मास क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। यानी कि जब पॉजिटिव आवेश रहेगा तो द्रव्यमान घटेगा, निगेटिव रहता बढ़ेगा। ये बात को याद रखिएगा। अगला, क्यों पॉजिटिव आवेश करने का मतलब त्यागना करने का मतलब कम जाना। और निगेटिव आवेश करने का अर्थ, निगेटिव कोई कब होता है, जब किसी को ले लेता है, जब ले लेगा वहाँ तो उसका ऊपर ऑटोमेटिक उस पर बोझ पड़ जाएगा, बोझ पड़ने का बढ़ जाएगा। समझ गए ना। अगला, समान आवेश, जब समान आवेश करने का अर्थ जब 2 प्लस से रहे या 2 माइनस से रहे तो एक दूसरे को विकर्षण करेगा। क्या करेगा, विकर्षण करेगा। लेकिन जब 1 प्लस और 1 माइनस रहे या 1 माइनस 1 प्लस रहे, एक अपोजिट यानी कि अलग अलग असमान आवेश रहे तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो समान आवेश क्या करेगा, विकर्षण करेगा। असमान आवेश आकर्षण करेगा। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। और पूछेगा आवेश का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर घंटा होता है। एम्पियर घंटा कभी कभी ना लिखा रहे तो एम्पियर सेकेंड भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। ये कहाँ से निकलता है, फार्मूला से निकलता है। कैसे निकलता है आपको बता दें, चूंकि हम लोग 10वें में पढ़ के बराबर एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, I बराबर Q/T। पढ़ के आए हैं I बराबर Q/T, यानी कि करेंट बराबर चार्ज बटा में टाइम। तो हमको यहाँ पर चार्ज का निकालना है तो I भाग में तो इसको गुना में जाने दीजिए, अर्थात Q बराबर आएगा IT। Q बराबर आ जाएगा IT। I कहने करते करेंट को एम्पियर में मापते हैं, और T कहने करते टाइम, तो टाइम को आवर या सेकेंड, तो एम्पियर आवर इसीलिए बोलते हैं या एम्पियर सेकेंड बोलते हैं, ठीक ना। तो पूछेगा चार्ज का व्यवहारिक मात्रा क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो एम्पियर घंटा। चार्ज का ऐसा मात्रा क्या है, तो कूलम। चार्ज का डायमेंशन क्या है, तो AT। चार्ज का सीजियस मात्रा क्या है, तो स्टैट कूलम। चार्ज का सीजियस मात्रा क्या है, स्टैट कूलम। 1 कूलम में 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। 1 कूलम 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। वही पूछेगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब है एक स्टैट कूलम में कितना कूलम होता है, तो एक इस सबको बट्टा में कर दीजिए, 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम, ठीक ना। 1 कूलम में 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम, और जबकि एक स्टैट कूलम में 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। क्लियर, ऑब्जेक्टिव है, याद रखिए। अगला, 1 कूलम बराबर 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। 1 कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होता है, ये बात कर रखिए। अगला,
आवेश जो होता है क्या होता है, अदिश राशि है। क्या रखता है भैया, स्केलर क्वांटिटी। आवेश आवेश जो होता है क्या होता है, अदिश राशि है, ठीक ना, इसको याद रखिए। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण से क्या समझते हैं, तो समझिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कहने का मतलब यही, क्वांटीकरण का कहने का मतलब यही है कि आवेश दशमलव और भिन्न में संभव नहीं है। कभी भी दशमलव में कि चार, हम कहेंगे कि एगो बॉडी से दूसर का बॉडी में 4.5 चार्ज जा सकता है ना, गलत। क्या लाए, दशमलव में नहीं जाएगा। बिहार बोर्ड पूछा है, बताइए 4.2 जो 4.2 कूलम चार्ज एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफरेबल है कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि दशमलव में। तो अगर कोई चीज़ दशमलव में रहे या बट्टा में रहे तो वो चीज़ यानी भिन्न में, तो वो चीज़ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि वो यानी कि यही क्वांटीकरण का चार्ज का नियम भी कहता है कि भाई अगर बॉडी जो है वो भिन्न वाला यानी आवेश का मान जो होगा ना दशमलव और भिन्न में संभव नहीं है। आवेश प्रकृति में परिमाणीकृत होता है, यानी किसके पास कुछ होता है, यानी वैल्यू होता है, प्लस ये ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल में कहने करते एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर होता है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन। इसमें जो एन होगा ना हमेशा, यानी एन कहने करते इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 1 2 3 4 यानी कि प्लस में होगा ना तो माइनस में होगा, दशमलव में कभी नहीं होगा, भिन्न में कभी नहीं होगा, समझ गए ना। तो हमेशा एन का वैल्यू यानी कि प्लस माइनस 0 1 2 3 4 यही होगा। आवेश का खोज कौन किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन किया है। तो भैया पूछेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रा कौन है, तो भैया फराडे है। एक फराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रा कौन है, तो फ्रैंकलिन है। एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 3.3 × 10⁻10 कूलम, 3 × 10⁻10 कूलम, क्लियर है। अच्छा पूछेगा मिली कूलम, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो पूछेगा 1 मिली कूलम का वैल्यू कितना, तो 10⁻³ कूलम। न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। माइक्रो बोलेगा तो माइक्रो का 10⁻⁻6, नैनो बोलेगा 10⁻�9, पिको बोलेगा 10⁻�12, ठीक ना। तो ये सब कोई बड़ी आसान नहीं है। हाँ कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि बताइए मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम किसका यूनिट है भैया, तो अभी आवेश का यूनिट है, मात्रक चेंज है, आवेश का यूनिट है, समझ गए ना। क्योंकि कूलम वर्ड का नाम आएगा, आवेश का यूनिट है। क्योंकि इस बार पूछा था एक अलग दूसरा पूछा था, ये इस प्रकार यहाँ से नहीं, हम आपको आगे बताएंगे। जब साबुन का बुलबुला रहे, तो साबुन के बुलबुला जब पॉजिटिव चार्ज रहे या निगेटिव चार्ज रहे, ओकर त्रिज्या जो होगा ना हमेशा बढ़बे करेगा। मान के चलिए साबुन का बुलबुला है, ठीक ना। अच्छा इसके ऊपर प्लस का परत चढ़ाइए, प्लस का, तो प्लस का परत चढ़ाइएगा तो बताइए तो इसका आकृति अब यहाँ से ऐसे हो गया। पहले इसका रेडियस कहने का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ से तक, इसको R1 मान लेते हैं। अब इसका देखिए तो त्रिज्या इतना बड़का हो गया, R2 हो गया। हाँ तो जब पॉजिटिव भी चार्ज रहे या निगेटिव भी चार्ज, निगेटिव कहने का मान लीजिए साबुन का बुलबुला है, इसको निगेटिव चार्ज कीजिए तो ऊपर भी तो इसके ऊपर एक परत चढ़ेगा। तो पहले रेडियस इतने बड़का था, अब रेडियस इतनी बड़का हो गया। तो कहने करते साबुन का बुलबुला पॉजिटिव चार्ज रहे या निगेटिव चार्ज रहे, त्रिज्या हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज रहे तो मास क्या होता है, घटता है, निगेटिव रहता है तो बढ़ता है। लेकिन त्रिज्या साबुन के बुलबुला में पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे हमेशा बढ़ता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 02 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है, इसको याद रखिएगा मेरे भाई। अब आपको सब चीज़ हम कहें ना भैया बिल्कुल, अब फिजिक्स आपको भी लगेगा हल्का और एग्जाम में मचेगा तो हल्का कहें ना, गारंटी के साथ बोल रहे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ, ठीक ना। आ जाइए इसको समझते हैं। विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश होता है क्या है, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट वर्ड का मतलब होता है एगो चीज कोई ना कोई चीज का रेशियो। तो देखिए विशिष्ट आवेश करने का अर्थ है कि उस बॉडी के आवेश चार्ज का और उस बॉडी के भार का रेशियो, उस बॉडी के मास का रेशियो, द्रव्यमान का रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ यह बॉडी के आवेश का, किसी वस्तु के आवेश का और उसके भार मास का क्या होगा, रेशियो होगा, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, यानी कि विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो भैया आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर केजी। इसका यूनिट निकालेंगे तो कूलम का क्या होता है, 80 होता है, तो 80 तो लास्ट में लिख दिए और नीचे केजी है, केजी ऊपर जाएगा तो केजी को लिखते डिनोट करते हैं केजी का, केजी करने करते द्रव्यमान करने करते मास, और मास को एम से डिनोट करते हैं। तो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 कूलम के बदले 80, समझ गए ना। ये केजी नीचा था, मास नीचा था, तो मास ऊपर गया तो m के पावर -1 यहाँ पर कूलम के 80 के 80 तो m के पावर -180। तो द्रव्यमान निकालने के लिए मेरा आएगा रामबाण तरीका का, चिंता मत लीजिए। अगला देखिए, जो भी भाई तैयारी करते हैं हमसे, जो भी ज्वाइन है आप ज्वाइन है भाई प्लीज़। अब मेरा ये क्लास ऑब्जेक्टिव का देखिए, उसके बाद 2 नंबरी देखिए और उसके बाद पूरा एकदम आप पढ़कर आप कोई आप आराम से अपना रिवीजन कीजिए। बस इतना ही पढ़ना है आपको, लिमिटेड पढ़ना है। हाँ फिर लॉन्ग कराएंगे, लॉन्ग देखिएगा, लेकिन आप एक रेगुलर बनाइए। 1 तारीख से हम आपको टाइम टेबल भी सेट कर देंगे 100%, और टास्क भी मिलेगा 1 तारीख से। जो भी जेता बच्चों ज्वाइन है उसको टास्क भी मिलेगा। चलिए मेरे भाई अब आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। बताइए पूछेगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.8 × 10⁻−11 कूलम, सॉरी 10 के बाद +11 कूलम। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, 1.8 × 10⁻11 कूलम। ये क्या निकला होगा पता है, ये निकला होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज और बटा में इलेक्ट्रॉन के भार को, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को इलेक्ट्रॉन के मास द्रव्यमान से भाग दिए होंगे तो इसका वैल्यू आता है। अच्छा पूछेगा इस पर प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, तो एग्जाम में ये आएगा, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या है, तो भैया 9.6 × 10⁻⁻7, 9.6
मतलब 6 × 10⁻7 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, समझ गए ना। चलिए बाकी यहाँ पर ये न्यूमेरिकल के लिए निकालने के लिए है। न्यूमेरिकल का निकालने का ट्रिक है कि भैया जब आपको एवोगाड्रो नंबर दिया रहे, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया रहे, उस वस्तु का द्रव्यमान दिया रहे, उस वस्तु का आणविक द्रव्यमान दिया रहे, तब जाकर कितना उस पर आवेश होगा, चार्ज होगा, वो निकालने का तरीका है। तो भैया आप इसको अभी आपको नहीं देखना, न्यूमेरिकल के। आइए, चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। विद्युत का चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक ना। चांदी सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, समझ गए ना। अगला सिल्वर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सिल्वर बोलते हैं। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहता है कूलम। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कूलम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 5 नंबर में भी आ सकता है कूलम का नियम। तो भैया आप इसको मैं बता दूं, बड़ा आसान है। कूलम चाचा ने कहा था कि अगर कोई 2 चार्ज कुछ दूरी पर रखा गया है, अगर 2 चार्ज कुछ दूरी पर रखा गया है, Q1 Q2 है, दोनों रुका हुआ है, तो भैया इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ना एक दूसरे पर, वो जो फोर्स होगा दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उसके बीच के जो डिस्टेंस होगा ना उसके स्क्वायर के विकर्मनुपाती होगा, ठीक ना। क्या बोला था कूलम चाचा ने? कहा था कि अगर 2 चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितने बल लगाएगा, यही बल निकालने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया था। तो वही जो बल होगा ना वो दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उसके बीच के जो डिस्टेंस होगा ना ओकर स्क्वायर के विकर्मनुपाती होगा। जब दोनों को मिलाइएगा ना, इसको और इसको दोनों को मिलाइएगा, तब आपके पास फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा? फाइनली आपके पास रिजल्ट यह आएगा, फाइनली रिजल्ट आएगा F बराबर F, यहाँ पे आप लिखे भी है, देख लीजिए, यहाँ पर आप लिखे भी देख लीजिए, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती और उसके डिस्टेंस के विकर्मनुपाती। नीचे रहता है तो बट्टा में रहता है तो इसे विकर्मनुपाती बोलते हैं, और जब दोनों सामने सामने रहते हैं तो इसे समानुपाती बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, जब दोनों को मिलाइएगा तो यहाँ पर आएगा Q1 Q2 बटा में R²। यहाँ पर समानुपाती चिन्ह रहता है, समानुपाती को हटाकर हम K ले लिए हैं, और यहाँ पर जो K का वैल्यू होता है इसे आप बोलते हैं कूलम कांस्टेंट बोलते हैं, या कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो 1/4πε0 होता है। अगर भैया बात करेंगे संख्या में कितना होता है तो 9×10⁻9 होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट क्या होता है याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? इसे बोलते हैं भैया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक ना। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका होता है 8.85 × 10⁻−12, 8.85 × 10⁻−12। इसका यूनिट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव भैया, इसका यूनिट होता है फॉर्मी पर मीटर। इसे क्या पढ़ेंगे? फॉर्मी पर मीटर, इसे फॉर्मी पर मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मी पर मीटर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मी पर मीटर। अच्छा भैया, इसका यूनिट इसका एक और यूनिट होता है, एक और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये दोनों को देखिए बड़ा ध्यान से, देखिए K का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका जस्ट उल्टा, जो माइनस में उसको प्लस में कर दिए, जो प्लस में था उसको माइनस में कर देंगे तो एप्सिलॉन का यूनिट आ जाए। देख लीजिए, यहाँ n प्लस में था, यहाँ माइनस में आ गया, यहाँ m के स्क्वायर प्लस में था, m के स्क्वायर माइनस में आ गया, यहाँ प्लस माइनस में थी, प्लस में कर दिया तो इसका आ जाता है, क्लियर है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वही देखिए, आपको लिखे कैसे कैसे निकाले वो आपको बताएं। आइए यहाँ पर आइए, कूलम के सीमा, कूलम के नियम का सीमा, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स के नियम का सीमा क्या है? तो भैया यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, केवल बॉडी जब चार्ज रुका रहेगा ना तब लागू होगा। यह केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है। बिंदु आवेश कहने का अर्थ है कि पॉइंट चार्ज पर, केवल अगर कोई पॉइंट चार्ज कहने का अर्थ है पॉजिटिव चार्ज, यानी कोई एगो बिंदु आवेश रहेगा तब लागू होगा। यह एक प्रायोगिक नियम है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, प्रायोगिक नियम है, याद रखिएगा। 2 नंबरी में इस क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। अगला, यह सभी जगह लागू नहीं होता है, यह माध्यम पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर पर डिपेंड करता है। अगर 2 आवेश के बीच की दूरी 10⁻−15 से कम रहेगा ना तो कूलम का नियम लागू नहीं करेगा, क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 चार्ज इज लेस देन 10⁻⁻15 इज नॉट फॉलो द कूलम्स लॉ। यानी कहने का अर्थ है कि अगर 2 चार्जों के बीच में 10⁻- से कम डिस्टेंस रहेगा तो फॉलो नहीं करेगा ये, ठीक ना। अगर ये ट्रिक दिए हुए हैं कि F1 R1 के स्क्वायर और F2 R2 के स्क्वायर, ये कैसे कहाँ फॉलो करेंगे अभी छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल का जब क्लास लाएंगे वहाँ पर इसका ट्रिक्स हम काम करेंगे, ठीक ना। चलिए आइए, ये आपको काम कब करेगा? जब कहेगा कि भैया एक बॉडी के बीच के डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तब ये ट्रिक काम करेगा, उसको छोड़िए। परावैद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है? परावैद्युत शक्ति क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक, ये पढ़े ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारे चीज पढ़े होंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी सब का हिंदी है। परावैद्युत शक्ति का पहले मात्रक समझ लीजिए। तो भैया परावैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। परावैद्युत शक्ति का मात्रक भी वोल्ट पर मीटर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक भी वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा मीटर भी होता है, वोल्ट बटा मीटर उसका मात्रक भी होता है, दोनों होता है। उसी प्रकार से परावैद्युत शक्ति का मात्रक भी वोल्ट बटा मीटर होता है, ये बात को पहले याद रखिए। अब इसको समझिए,
परावैद्युत नियतांक या सापेक्षिक वैद्युतशीलता, परावैद्युत नियतांक या सापेक्षिक वैद्युतशीलता, इसका पूछेगा भैया कि बताइए परावैद्युत नियतांक क्या होता है या सापेक्षिक नियतांक का विद्युतशीलता क्या होता है। सापेक्षिक होने करते कोई ना कुछ रेशियो होगा, तो सापेक्षिक होने करते देखिए हवा में जो दो को चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो, और किसी माध्यम कोई भी माध्यम हवा का छोड़कर कोई भी माध्यम, उसमें जो माध्यम में जो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स लगेगा ना, उसका दोनों का जो रेशियो होगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक वैद्युतशीलता। उसके बाद क्या बोलता है, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे यह हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का रेशियो अनुपात को हम बोलते हैं बोलेंगे सापेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जब इसका वैल्यू रखेंगे ना, इसका वैल्यू यहाँ पर देखिए के Q1 Q2 अब बट्टा में R², इसको निकालेंगे, के का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा। तो यहाँ पर इसको आपको यादें रख लीजिए यहाँ पर कि भैया सापेक्षिक वैद्युतशीलता को ER द्वारा डिनोट करते हैं, और ER का फार्मूला आता है E0 बटा एप्सिलॉन नॉट, E0 बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पर सॉरी E0 बटा में एप्सिलॉन नॉट, E0 यहाँ पर सॉरी ई नहीं ई बार ER बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट, ER बराबर ई नहीं हो, ई जीरो नहीं होगा, यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, ER बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट, ER बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट, ER बराबर ई बटा में एप्सिलॉन नॉट, याद कर लीजिएगा ER बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट या ER बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट या ई के बराबर एप्सिलॉन नॉट गुने ER, ये बात को आपको याद रखिएगा। ER बराबर पूछेंगे भैया पर बताइए सापेक्षिक वैद्युतशीलता का फार्मूला क्या होता है, ER बराबर, तो ER बराबर क्या होता है, ई यहाँ पर उनका नहीं, यानी कि कहीं इसको कैसे पढ़ेंगे, ER बराबर ई बटा में एप्सिलॉन नॉट, ER बराबर ई बटा में एप्सिलॉन नॉट, इस बात को याद रखिएगा। अगला और एक हाल में याद रखिएगा सापेक्षिक वैद्युतशीलता का फार्मूला क्या होता है, ER बराबर ई बटा में एप्सिलॉन नॉट, ई गुण का यहाँ पर नहीं है। अगला पूछेगा भैया कि बताइए हवा का परावैद्युत नियतांक कितना होता है, तो 1, पानी का परावैद्युत नियतांक कितना होता है, तो 80, धातु का परावैद्युत नियतांक कितना होता है, तो इनफाइनाइट अनंत, और कांच का परावैद्युत नियतांक कितना होता है, तो 5 से 10। तो भैया हवा का परावैद्युत नियतांक 1, पानी का 80, धातु का इनफाइनाइट और कांच का 5 से 10, क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर पाते हैं। अब यहाँ उसको ध्यान से समझिए, यहाँ क्या कहते हैं सुनिए, यहाँ पर ध्यान देखिए मेरे भाई, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान देखिए क्या कहता है, कूलॉम का नियम का सदिश रूप। तो भैया देखिए कूलॉम का नियम अभी है ना आए थे, अभी कूलॉम का नियम क्या लिखे थे, ए बराबर लिखे थे कि Q1 Q2 बटा में R² लिखे थे। जब एक वेक्टर करना होगा ना, सदिश रूप करना होगा ना, तो कुछ मत कीजिए, एक बार से नीचा भी गुना कर दीजिए, एक बार से ऊपर भी ऊपर गुना कर दीजिए, इसको वेक्टर चढ़ा दीजिए, ये R एगो नीचा दो नीचा अगर से गुना एगो और आ गया तो इसको 3 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए और यहाँ पर मॉड इसको चढ़ा दीजिए, बस हो गया, यही इसका आंसर आ गया, बस हो गया, यही देख लीजिए, यही इसका आंसर होगा। वही है, क्या कहिए देख रहे हैं, जैसे कि कूलॉम्स का जो फार्मूला था ना, तो एक बार से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचा भी गुना कर देंगे, तो यहाँ पर नीचा स्क्वायर रहता है, तो एगो से गुना करेंगे तो नीचा भी क्यू आ गया, तो वही लिखिए यहाँ पर देख रहे हैं RQ लिखे हुए हैं, और ऊपर भी एक बार से गुना हो गया, समझ गए ना। तो इस प्रकार हम याद रखने का तरीका बता दिए कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कूलॉम्स के वेक्टर फॉर्म में नीचा क्या होता है, RQ होता है, R² नहीं होता, RQ होता है। इस बात को आपको स्पेशली याद रखना है कि Q1 Q2 RQ और बटा में R, वहाँ पर वो तो R कैप है ही। चलिए एक मिनट यहाँ पर आप समझिए, अध्यारोपण का सिद्धांत आपको नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है, अध्यारोपण का सिद्धांत बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, यानी ग्रुपिंग ऑफ चार्ज, बहुत सारा चार्ज रहे तो कितना बल लगेगा, इसको पढ़ेंगे कैसे। और मान लीजिए बहुत सारा आवेश है ना, तब उसके बीच में केना चार्ज लगे, केना फोर्स लगेगा ना, उसको इस फार्मूला से निकालते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे Q0 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है सीमेन, या इसे बोल सकते हैं सीमेन में योग होता है, सीमेन I का वैल्यू N से, I का वैल्यू 1 से लेके I का वैल्यू N तक जाएगा, और इसको बोलेंगे QI बोलेंगे, बटा में इसको I1 से 0 तक इसका स्क्वायर बोलेंगे। इस प्रकार पढ़ते, लेकिन इसको आपको याद नहीं रखना बोर्ड एग्जाम के वजह से। चलिए अगला आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता फिक्स है, ऑब्जेक्ट रहबे करेगा, फिक्स है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है ना, तो प्रत्येक प्रति आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, प्रति आवेश पर लगने वाला चार्ज, इट इज द फोर्स ऑफ पर यूनिट चार्ज। प्रति आवेश बल पर, देखिए प्रति आवेश, ये प्रति आवेश पर लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। इसे ई के द्वारा डिनोट करते हैं, इसे ई के द्वारा, इसे क्या किसके द्वारा भैया, इसे हम ई के द्वारा डिनोट, सॉरी यहाँ पर इसे हम ई के द्वारा, यहाँ पर एक मिनट इसे ई के द्वारा डिनोट करते हैं। ई का फार्मूला होता है ई बराबर F बटा क्यू, ई बराबर F बटा क्यू, ई बराबर F बटा क्यू, क्लियर है, ई बराबर F बटा क्यू। इसका यूनिट क्या होता है, तो भैया देखिए फोर्स का क्या लिखेंगे न्यूटन, क्यू का क्या लिखेंगे चार्ज का कूलम, तो न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट बटा मीटर, न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट बटा मीटर, एक और यूनिट होता है न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट बटा मीटर, समझ गए ना, दोनों के दोनों होता है, न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट बटा मीटर। अभी जस्ट पीछे भी पढ़े वोल्ट बटा मीटर, एक और था किसका, परावैद्युत शक्ति विद्युतशीलता का, परावैद्युत विद्युतशीलता का भी वोल्ट बटा मीटर था, ठीक है ना। चलिए अगला ये यहाँ पर आइए, बीमा, इसका बीमा क्या निकालेंगे, तो भैया बीमा निकालेंगे तो बड़ा आसान है, बीमा निकालने का एक तरीका है, देखिए हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते देखिए न्यूटन, तो न्यूटन को हम याद कर लिए, न्यूटन का बीमा होता है mL t के पावर -2 होता है, और फिर यहाँ पर कूलम है, तो कूलम का तो AT होता है, तो A और T, तो फिर AT आया तो ET
तो ई कूलम के पावर -1 यानी कहने करते माइनस में होगा, कहने करते माइनस ए होगा माइनस टी होगा, और फिर सबको ऐड करेंगे ना तो फाइनली ये फार्मूला निकल के आएगा, फाइनली ये आएगा। ठीक है ना, तो आपको हम बीमा निकालेंगे एक फार्मूला रामबाण ट्री लाएंगे, उसको भी छोड़िए। तो याद रखिएगा, बताइए विद्युत क्षेत्र तीव्रता कब किसके डिनोट करते हैं, ई बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर ए बटा क्यू होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम होता है, यूनिट और क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है। क्लियर है, चलिए मेरे भाई अगला ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही विद्युत बल का दिशा होती है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में ही विद्युत बल का दिशा होता है। विद्युत क्षेत्र के जो दिशा में होगा उसी क्षेत्र में विद्युत बल का दिशा होगा। क्लियर है। अच्छा आइए, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है, 2 नंबरी भी इस बार आया था। क्या है भैया, आइए, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व कहने करते देखिए, अगर कोई लाइन है, अगर लाइन पर चार्ज के बंटवारा रहे तो रेखीय आवेश घनत्व रेखा पर। अगर कोई सतह है, सतह पर चार्ज के बंटवारा रहे ना, आवेश का बंटवारा, इसे सतह आवेश। अगर कोई आयतन है, आयतन देखिए इस प्रकार के घना वाला, अगर इस प्रकार का आयतन रहे और आयतन पर चार्ज का बंटवारा है तो इसे बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो बड़ा आसान है, समझ गए ना। तो कहने का अर्थ है कि प्रति इकाई लेंथ पर अगर आवेश की जो मात्रा होता है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे डिनोट करते हैं लेमडा द्वारा। लेमडा बराबर होगा चार्ज यानी कि क्यू, और बटा में लेंथ लंबाई, तो आवेश बटा लंबाई, इसका यूनिट होता है आवेश का कूलम, लंबाई का पर मीटर, यानी नीचा मीटर लिखाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो कूलम पर मीटर। ठीक ना, इसका यूनिट आएगा L के पावर -1 80, और यह एक बीमीय होता है। क्यों एक बीमीय होता है भैया, क्योंकि लंबाई में केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, लंबाई में केवल एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए 1 बीमीय होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए सतह आवेश घनत्व, एक ही लंबाई में केवल एक अक्ष होता है, केवल एक से अक्ष होता है, तो इसलिए कोई एक ही अक्ष होता है लंबाई में, इसलिए क्या होता है, वो एक बीमीय होता है। सतह आवेश घनत्व, मान लीजिए कोई सतह है, तो सतह पर अगर चार्ज का बंटवारा होगा तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सतह आवेश घनत्व। इसका होता है चार्ज आवेश बटा में सतह का क्षेत्रफल, तो कुछ आवेश का कूलम लिखेंगे और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, तो L के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि कूलम L के पावर -2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीटर L के पावर -2 है, तो मीटर को यहाँ पर L के पावर -2 हो जाएगा, और कूलम का 80, तो 80 लिख देंगे। L के पावर -2 80। हाँ, यह दो बीमीय होता है। क्यों दो बीमीय होता है, क्योंकि कोई सतह है ना, तो सतह में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है। कहने का अर्थ है x अक्ष भी होता है, y अक्ष भी होता है, इसलिए दो बीमीय होता है। अगला आयतन आवेश घनत्व, अगर आयतन पर जितना पर वॉल्यूम पर आयतन पर जितना आवेश का मात्रा बंटवारा होगा उसे हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। इसे डिनोट करते हैं रो का फार्मूला होता है Q बटा V, रो का फार्मूला होता है Q बटा V। इसका यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम, और V का वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। ऊपर जाएगा क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यों होगा, इसका यूनिट क्या होगा, L के पावर -3, और कूलम का क्या होता है 80 होगा। ठीक ना, ये त्रिविमीय होगा। क्यों, आयतन का कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, यानी कि x y z तीनों के तीनों अक्ष, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहने करते x अक्ष y अक्ष z अक्ष तीनों के तीनों, इसलिए त्रिविमीय होता है। और सबके सब स्केलर क्वांटिटी है, सबके सब सदिश राशि है, सबके सब सदिश राशि है। आयतन आवेश, रेखीय आवेश, सतह आवेश सब सदिश राशि है। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर आइए भैया, क्या कहता है, देखिए क्या कहता है विद्युत क्षेत्र रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, तो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र में एक यानी कि उत्पन्न होता है, काल्पनिक रेखा है। सबसे पहले आपको यहाँ से यही पूछा जाएगा, बताइए विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है ना, धनात्मक चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव रहे तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, बाहर की तरफ। अगर चार्ज निगेटिव रहे तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ। एक दूसरे को नहीं काटता है। स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा का स्पर्श रेखा जो होगा ना, यहाँ पर मान के चलिए, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, वृत्त के सामने जस्ट बगल से जस्ट सटकर वृत्त के जो परिसीमा होती है, जो वृत्त का जो ये होता है सर्कल, जो ये होता है परिधि होता है, वृत्त के परिधि वाला जो ये वृत्त जो पड़ा है ना सर्कल, इसके जस्ट सामने से अगर जो लाइन गुजरता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो वृत्त का जो ये स्पर्श रेखा होगा ना, जो इस पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, वो क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। हाँ, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पॉजिटिव से शुरू होकर निगेटिव तक अंत होता है। कहाँ शुरू होता है, पॉजिटिव से शुरू होता है और निगेटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, कहाँ की तरफ जाता है, निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव शुरू होकर निगेटिव की तरफ जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के लंबवत होता है। कोई भी कंडक्टर है तो उस पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, लंबवत होगा, यानी कि लंबवत होगा। ठीक ना, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के क्या होगा, लंबवत होगा। लंबवत होगा। इस बात को याद रखिएगा कि कौन बात की, पॉजिटिव चार्ज के बाहर होगा, निगेटिव के अंदर होगा, एक दूसरे कट न करेगा, क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है, बंद आकृति का निर्माण नहीं करता। स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा चालक का लंबवत होता है। तो इसे विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण है, प्रॉपर्टी, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक ना, आइए अब यहाँ पर आते हैं, इसको समझते, देखिए मेरे, इसके बाद एक और रहेगा बस। आइए इसको समझते हैं। क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव
द्विध्रुव, द्वि मीन्स दो, आ ध्रुव दू गो ध्रुव, दू गो पोल रहे। समझिए, अगर दू गो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है ना, कुछ डिस्टेंस के द्वारा अलग किया गया है ना, दू गो समान चार्ज जेकर वैल्यू जितना होगा ओकर वैल्यू इतना होगा। फर्क बात इतना है कि ये प्लस होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक ना। तो अगर दू गो सेम चार्ज कुछ दूरी पर, वही लिखे दो समान और विपरीत आवेश, यानी कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर ये 10 कूलम है तो 10 कूलम, ये 5 कूलम है तो 5 कूलम। तो अगर दू गो समान आवेश, समान वैल्यू वाला दो आवेश अलग अलग कुछ डिस्टेंस पर अलग किया गया है तो इसे बोलेंगे विद्युत ध्रुव बोलेंगे। जैसे कि HCl ले लीजिए, H2O ले लीजिए, ये सब ले सकते हैं एग्जाम्पल में, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। हम ही कह रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव सबसे VVI ई है कि विद्युत द्विध्रुव का जो दिशा होता है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अभी जस्ट पढ़े विद्युत क्षेत्र रेखा का दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, जबकि विद्युत द्विध्रुव का जो दिशा होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये बात को याद रखिएगा। प्लस दूसरा का बात ये भी है कि इसका बीच में जो ट्वेल्व जो लेंथ है ना, ट्वेल्व लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव लंबाई बोलते हैं। और जिसके बीच का जो सेंटर है ना, इसे हम लोग द्विध्रुव सेंटर बोलते हैं, द्विध्रुव केंद्र बोलते हैं। और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पूछेगा कि भैया बताइए द्विध्रुव पर टोटल आवेश कितना होगा। तो बताइए, तो अगर मान के चलिए 5 कूलम ई है माइनस में और 5 कूलम ई है प्लस में, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, -5 कूलम और +5 कूलम। तो 5 कूलम से 5 कूलम खत्म, 0। अर्थात पूछेगा कि द्विध्रुव पर टोटल आवेश कितना है, तो 0 VVI ऑब्जेक्टिव। द्विध्रुव पर कितना टोटल चार्ज कितना होता है, डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है, 0, 0। पूछेगा द्विध्रुव पर टोटल आवेश कितना होता है, 0। समझ गया ना कैसे आया 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम रहता है तो कट जाता है। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव। अगला है मेरे भाई द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बड़ा आसान है। इससे पहले P द्वारा डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो ये तो सदिश राशि है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और सदिश राशि है। इसका फर्क क्या होता है कि चार्ज जो यहाँ पर आकृति बना था -Q, यहाँ पर +Q था, इसके बीच का डिस्टेंस 12 था। तो जो चार्ज का वैल्यू होगा जो, और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसके दोनों का गुणनफल को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे, उसके दोनों का गुणनफल को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलेंगे, यह आवेश का परिमाण तथा डाइपोल लंबाई का गुणनफल है। यही प्रकार गुणनफल है आवेश का परिमाण और डाइपोल लेंथ का, यानी डाइपोल लंबाई का, ठीक ना। इसका इसे डिनोट करते हैं P द्वारा। P का फॉर्मूला होता है Q × 2L। इसका यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का कूलम, और 12 लंबाई है तो सेंटीमीटर, तो कूलम सेंटीमीटर। इसका यूनिट होगा लात। इसका यूनिट क्या होगा, लात। इसको लात याद रखिएगा। इसका यूनिट क्या होगा, लात याद रख लीजिएगा। इसका यूनिट क्या होगा, लात। चलिए, ठीक ना, यानी कि LAT। अगला बिंदु, अब यहाँ से आपका मेन चीज़ खेलना शुरू हो रहा है, समझिए। अब इसको वहाँ तक बिल्कुल आ गया होगा। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बिल्लेन जाकर बनाइए, 100% आपका बन जाएगा। कोई भी टारगेट बनाइए, कुछ भी बनाइए, बन जाएगा। लेकिन 1-2 बार देखिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए। हाँ, जहाँ दिक्कत आ रहा है हमको बता सकते हैं। कॉन्टेक्ट हमारे जो भी विजेता बैच में ज्वाइन भी है, उसको टाइम जो दिया गया है, और आप भी चाहे तो ये ले सकते हैं। 100% ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पूरे को पूरे, ठीक ना। तो भैया आपको ले सकते हैं 6201359657 पर। ये आपको डेमो के रूप में हम दे रहे हैं अभी। चलिए आइए, यहाँ पर सब चीज़ का पूरा वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके। आइए, क्या है भैया अगला, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब कहने करते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज, समझ लीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, तो बिंदु आवेश के कारण पूछेगा ना, तो सीधे कहिएगा E = KQ/R²। E बराबर में KQ/R²। अच्छा, यहाँ पर E देखिए, तो E जो होता है विकर्णानुपाती होता है R² के, लेकिन यह कहेगा कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यहाँ पर था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ पर है अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, तो एक GL कहने करते अक्षीय रेखा, एक GL कहने करते अक्षीय रेखा पर होता है 2 KP/RQ। देख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण में R² है, जबकि अक्षीय रेखा पर RQ है। इसी प्रकार से पूछेगा निरीक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू कितना होता है, तो 2 KP, सीधे KP/RQ। यहाँ भी देखिए RQ है। और पूछेगा कि बिंदु द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु के जिस प्रकार का फॉर्मूला 4 को अभी बोले हैं ना, 4 का सेम मिलता जुलता आपको दूसरा का चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो पूछेगा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, किसी भी बिंदु पर, तो क्या बोलेगा, जनरल का लेकर किसी बिंदु पर KP/RQ √3 cos²θ+1। हम आपको अभी एक याद करवा देते हैं, अभी 1 मिनट याद कर। देखिए भैया पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण तो क्या बोलेंगे, KQ/R²। क्लियर, R²। पूछेगा एक GL लाइन पर, तो कुछ मत करना, इसका 2 KP/RQ। पूछेगा इक्वाटोरियल कहने करते निरीक्षीय रेखा पर, तो सीधे KP/RQ। पूछेगा किसी भी पॉइंट पर, तो KP/RQ √3 cos²θ+1। इतना बात कर दीजिएगा। हाँ, इसका जो दिशा होता है ना, tan इनवर्स के बराबर होता है, tan इनवर्स 1/2 × tan φ। tan इसको याद नहीं रखने का आवश्यकता आपको, कोई याद इसको रखने। एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझने की चीज़ है, जो अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू हुआ है ना, वह निरीक्षीय रेखा
इक्वाटोरियल कौन करते निरीक्षीय रेखा पर जितना वैल्यू आया ना और उसमें 2 से गुना कर देंगे ना तो दोनों बराबर हो जाएगा। सही है। इसका मतलब क्या कि अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू आया वो निरीक्षीय रेखा के 2 गुना के बराबर होता है। सही बात है। दिखा दे अभी प्रूफ आपको, चलिए दिखाते। देखिए तो अगर मान के चलिए इसमें हम अगर 2 से गुना कर देते तो ऊपर का फॉर्मूला देता है कि ना। हाँ देखिए ना, ये इक्वाटोरियल लाइन पर है निरीक्षीय रेखा पर, तो वही कहे हैं कि पूछेगा बताइए कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरीक्षीय रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों में क्या संबंध है। तो दोनों में भाई यही संबंध है कि अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है निरीक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है ना उसका 2 गुना के बराबर होता है, उसमें 2 गुना के बराबर होता है। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए वही लिखे हुए हैं। टॉर्क एक प्रकार का फोर्स होता है। टॉर्क को इस प्रकार उल्टा जे के द्वारा डिनोट करते हैं। जे ऐसे लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से नहीं, उल्टा जे, उल्टा था जे कर दीजिए, उल्टा जे, इस प्रकार से। इसका फॉर्मूला आता है पी क्रॉस ई। पी कहने का अर्थ है डाइपोल मूवमेंट जो भी पड़े द्विध्रुव आघूर्ण, ई कहने का अर्थ विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो पी टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई होता है। इसका फॉर्मूला था पी साइन थीटा। ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेना होता है साइन थीटा। अगर यहाँ पर बुनकर रहता डॉट प्रोडक्ट रहता तो हमको लेना पड़ता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो याद रखिए टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इसका मात्रक ये होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। क्लियर है। अगला विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है समझिए। कोई सतह है, कोई सतह आप मान के चलिए कोई सतह से जेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहने करते जेते विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा ना, कोई सतह से जेते विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, वही है। और इसको डिनोट करता है फाई द्वारा। अब फाई का फॉर्मूला था फाई ई इंटू ए कहने करते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ए कहने करते एरिया जो सतह का एरिया है वो। अच्छा, इसका जब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। तो ई फाई बराबर ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। इसका यूनिट क्या होता है एक और होता है वोल्ट मीटर। इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। इसका यूनिट एक और होता है क्या होता है वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। यूनिट एक और होता है वोल्ट मीटर। अगला विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश के विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश के शक्ति, आवेश के दिशा, आवेश के प्रकृति तीनों का सूचना देता है। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है आवेश के शक्ति का, पावर का यानी कि स्ट्रेंथ ताकत का, आवेश के डायरेक्शन दिशा का, आवेश का नेचर प्रकृति का, तीनों को सूचना देता है विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए विद्युत क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन चीज़ का सूचना देता है, तो आप बताइएगा तीनों का, आवेश का, सॉरी दिशा का भी, ताकत का भी, प्रकृति का भी। गॉस के परिमेय आते हैं। गॉस के परिमेय देखिए सबसे पहले गॉस के परिमेय का भैया फाई द्वारा डिनोट करते हैं। और फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बटा ई। फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये समझ गए ना, फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गॉस का फॉर्मूला क्या है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गॉस का परिमेय बंद सतह पर लागू होता है, ओपन पर नहीं, चालू खुला पर नहीं। किस सतह पर लागू होगा, बंद सतह पर। अच्छा अगला बंद सतह पर गॉसीय सतह कहते हैं। हाँ, जो बंद सतह होगा उसे क्या बोलते हैं, गॉसीय सतह बोलते हैं। वही लिखे है कि बंद सतह पर लागू होता है और जो बंद सतह रहेगा उसे क्या बोलते हैं, गॉसीय सतह बोलते हैं। उस सब मेन बात नहीं है, मेन यहाँ याद रखिए कि पूछेगा बताइए फ्लक्स धनात्मक फ्लक्स घनत्व का वैल्यू, फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो भैया विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होगा जो और उसके क्षेत्रफल जो होगा ना उसका दोनों का अनुपात जो होगा वही फ्लक्स घनत्व कहलाता है। क्लियर है। चलिए कहने का अर्थ है किसी भी एक यूनिट एरिया में क्षेत्रफल में जितना फ्लक्स होगा ना उसे हम लोग विद्युत घनत्व बोलते हैं। घनत्व ना कहता हो घनी आबादी वाला एरिया है। घनी आबादी में कोचा कोची होले में कोचाइल, समझ गया बात इतने समझा कि कोचाइल में जगह है वही वाला बात है कि कुछ तो एक एरिया जैसे मान लीजिए कोई अति है, कोई एरिया, कोई सतह है, कोई सतह के इतना दूर एरिया में जितना फ्लक्स होगा ना उसे हम बोलेंगे फ्लक्स घनत्व। समझ गए ना। अगला आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला पॉजिटिव, निगेटिव, जाने वाला पॉजिटिव, आने वाला निगेटिव, जाने वाला पॉजिटिव। इसको ऐसे याद रखिए। देखिए आपको आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला निगेटिव ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आदमी को आप नापसंद करते हैं तो आपके पास आता है तो क्या करते हैं आपको थोड़ा सा निगेटिविटी फील होता है ना। अच्छा, लेकिन जब वो उस आपसे दूर चला जाता है आपसे भाग जाता है, दूर जाता है तो भैया उस आपको पॉजिटिविटी फील होता है। वही इसी प्रकार याद रखिए। आने वाला निगेटिव, जाने वाला पॉजिटिव, आने वाला फ्लक्स निगेटिव, जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। गॉस का नियम बंद सतह के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है भाई। गॉस का जो नियम है ना वह आवेश के आकृति के शेप और साइज पर, आकार पर, आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। आकार पर आकृति करने करते वृत्त रहे, त्रिभुज रहे, पंचभुज रहे, षटभुज रहे, वर्ग रहे, और सब में फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा। सब में फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, सब में फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा। सब करने करते जो भी गॉस का वैल्यू होगा सेम होगा, आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए मान लीजिए
वृत्त है या त्रिभुज है, इसमें भी कोई मान लीजिए कोई 13 मेरा वक्राकृति है, ये वर्ग है, और सब में चार्ज है ना, और सबका गॉस का वैल्यू निकालेंगे तो चारों का चारों सेम आएगा। इससे मतलब क्या, इसे पता क्या चल रहा है कि सबका शेप अलग अलग है, लेकिन भाई गॉस का वैल्यू नहीं बदल रहा है। एक मतलब गॉस का नियम सतह के आकृति और शेप पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए ना। गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग सबसे पहले तो पूछेगा भैया कि बताइए खोखला गोला के बाहर, हम आपको 5-6 याद करवाते हैं। मान लीजिए कोई खोखला गोला इस प्रकार से, ये खोखला, ये खोलला ना है, खोखला, ये खोखला कर लीजिएगा, खोखला। मान लीजिए कोई खाली सतह है, खोखला गोला के पूछेगा, खोखला गोला के पूछेगा बाहर, खोखला गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू क्या होगा, तो E बराबर KQ बटा में R²। अच्छा जस्ट अभी एने फॉर्मूला सेम वो पढ़ के आए कथी कि भैया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू क्या होता है, KQ बटा R², वहाँ भी पढ़े हैं। अच्छा पूछेगा खोखला गोला पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू कितना होगा, खोखला गोला पर बाहर पूछेगा तो KQ बटा R², खोखला गोला पर पूछेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और खोखला गोला के अंदर पूछेगा तो 0। कोई भी चीज़ के अंदर का बात होगा ना, अंदर का मीनिंग होता है इनसाइड, या कोई भी चीज़ के अंदर का बात होगा, जैसे मान लीजिए वृत्त है तो वृत्त के केंद्र अंदर रहेगा ना, तो पूछेगा अंदर या केंद्र पर, तो बात बराबर है। तो कोई भी चीज़ के अंदर जब जाए ना तो 0, अंदर कोई भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ जाए तो 0, इस बात को याद रखिएगा, बोला इस प्रकार से याद रखिएगा। तो देखिए भैया हम क्या बोले, खोखला गोला के बाहर पूछेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो KQ बटा R²। इस बार 5 नंबर में यही सिद्ध करने के लिए आया था। खोखला गोला पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। खोखला गोला के 2025 में आया था, 2025 में सिद्ध करने के लिए आया था। हाँ खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू क्या होगा, 0। समझ गए ना। अच्छा पूछेगा मान लीजिए कोई खोखला गोला है, खोखला इसमें से लंबा तार निकला हुआ है, उस केस में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू कितना होगा, तो 2K लैम्डा बटा में R, 2K लैम्डा बटा में R, और 2K लैम्डा बटा में R, और K का वैल्यू आप नीचे रखिएगा तो वही हो जाएगा लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R कहेंगे भैया, केना हो जाएगा बता दीजिए तो बता देते। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा पतला तार के कारण विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है, 2K लैम्डा बटा में R, तो 2K लैम्डा बटा में R है। चलिए 2 और K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैम्डा के बदले लैम्डा रह दीजिए। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, तार कर देते हैं ना। अच्छा अब देखिए इसको बताइए 2 से काटेंगे तो 2 आ गया कि ना, तो हमारे पास क्या बचता है, लैम्डा बटा में ये तो 2 कट चुका है, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया कि ना, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन करते K का वैल्यू जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखिएगा ना तो कट फट के इतना आएगा। अच्छा इसको अब मेनली आपको याद नहीं रखना है। अगला इसको याद रखना है, कौन करते इसको नहीं याद रखना है, इसको याद रखना है। अगला अनंत पतली चादर शीट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू कितना होगा, चादर शीट के कारण तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन। देखिए एक पूछेगा खोखला गोला के सतह पर तो वो अभी होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, आई होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। पूछेगा एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो C.25 × 10 के बराबर 18। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो C.25 × 10 के बराबर 18। ये कहना निकलता है तो कहेंगे बता भी देंगे, क्योंकि भैया चूंकि क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला पढ़े Q बराबर +- NE। अच्छा इसमें E का वैल्यू पता रहता है, A का वैल्यू Q का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो जब E का वैल्यू जो 1.6 होता है 10 के बराबर -19 होता है, एक से भाग दीजिएगा ना तो N का वैल्यू निकल के इतने आएगा, यही 1.625 × 10 के बराबर 18। इसीलिए कहते हैं एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1.625 × 10 के बराबर 18। ठीक ना। अच्छा ये सारा कुछ आपको याद रखना है, इसमें कितना याद रखना है तो आपको पूरे का पूरे एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करना है मेरे भाई। आपको 100% कहीं कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से फिर देखना पड़ेगा उसको। ठीक ना। अच्छे तरीके से देखता होगा, कोई दिक्कत होगा भाई एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, कोई दिक्कत है पढ़कर आप तुरंत लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव, और मेरा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, तुरंत लगाइए तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक ना। चलिए फिर मैं आपको अब हिंदी मीडियम को हो गया, अब इंग्लिश मीडियम वाले भाई के लिए है, तो आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, कोई बात नहीं, आप लेकिन देखकर समझ लीजिए पूरे का पूरे। जहाँ डाउट होता है हमको बता सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए चाहिए भी चाहिए आपको भैया, हम कहते हैं निकलवा लीजिए दवाई के खुराक के तरह किस प्रकार मरीज सुबह शाम लेता है, मेरा शॉर्ट नोट सुबह शाम दवाई के खुराक के तरह पढ़िए भैया, 100% ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 100% करें। ठीक ना। चलिए भैया आते हैं अब अगला इंग्लिश मीडियम में। चलिए इंग्लिश मीडियम में भाई लोग आइए, इंग्लिश मीडियम तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, 100% लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए इंग्लिश मीडियम। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा भैया, तो देखिए इलेक्ट्रो का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहने करता है चार्ज, स्टैटिक्स में रुका हुआ। जब चार्ज रुका हुआ रहेगा और जो भी घटना घटेगा, और फिजिक्स के जिस भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे हम जिस चैप्टर को पढ़ें उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। जिस चैप्टर के अंदर जिस वॉल्यूम के अंतर्गत पढ़ेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रो करती इलेक्ट्रॉन कहने करते वही चार्ज, और डायनामिक मीन्स मोशन में, तो अगर चार्ज मोशन में रहेगा, गति में रहेगा, उसके कारण जो भी घटना घटेगा पढ़ेंगे
पढ़ेंगे तो उसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक के अंतर्गत। बाकी सब बोर्ड एग्जाम को लेना देना है नहीं, आपका ये काम का चीज़ है। चार्ज कितना प्रकार का भैया, चार्ज कितना प्रकार के, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। चार्ज कितना प्रकार के, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अगला यहाँ पर आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कहता है भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव रहे तो मास क्या होगा, डिक्रीज, कमेगा। अगर चार्ज निगेटिव रहे तो मास क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज रहे तो मास डिक्रीज होगा, निगेटिव चार्ज रहेगा तो इंक्रीज होगा। अगर सेम चार्ज रहेगा तो हाँ समझ गए ना, इस बात क्या करेगा, जब आवेश सेम रहे कहने करते प्लस है तो एक दूसरे को दूर फेंकेगा, यानी कहने करते रिपेल करेगा। वही प्रकार से माइनस दोनों सेम है तो एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जब एगो प्लस एगो माइनस रहे या एगो माइनस एगो प्लस रहे, कहने करते अपोजिट चार्ज रहे, अलग अलग चार्ज रहे, तो एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो सेम चार्ज रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षण करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करेगा। पूछेगा बताइए चार्ज आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। आवेश का ऐसा यूनिट कूलम। लेकिन पूछेगा प्रैक्टिकल यूनिट आवेश का क्या होता है, तो एम्पियर आवर। प्रैक्टिकल यूनिट आवेश का क्या होता है, तो एम्पियर आवर। ये कहेंगे भैया एम्पियर आवर कहाँ से लिया है, तो देखिए हम लोग 10वां में पढ़ के फॉर्मूला आए हैं आई बराबर Q/T, करेंट बराबर चार्ज बटा में टाइम, हमको अभी जरूरी है चार्ज को, तो चार्ज को रहने दीजिए, ये टाइम गुना में तेने भाग में ले जाइए। कहने करते क्यू का वैल्यू क्या आएगा, क्यू का वैल्यू आएगा IT आएगा। अच्छा अब इसका इस यहाँ से यूनिट निकालिए, तो आई कहने का मतलब क्या है, एम्पियर। करेंट कहने करते एम्पियर और टाइम कहने करते टाइम के आवर, तो वही ना हो गया, यहीं से ना आता है एम्पियर आवर। आवेश का मात्रा क्या होता है, एम्पियर आवर, एक प्रैक्टिकल यूनिट बड़ा मात्रक में। तो पूछेगा आवेश का ऐसा यूनिट कूलम, अब प्रैक्टिकल यूनिट आवेश का क्या होता है, एम्पियर आवर। एम्पियर आवर कभी ना लिखा रहता है, सेकंड भी लिखा रह सकता है। पूछेगा सीजस यूनिट, आवेश का सीजस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। आवेश का सीजस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। और आवेश का डायमेंशन क्या होता है, AT। आवेश का डायमेंशन क्या होता है, AT। आवेश का डायमेंशन क्या होता है, AT। नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर भूल गए, ठीक ना। अगला आवेश का सीजस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। पूछेगा एक कूलम में कितना स्टेट कूलम, तो 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसका मतलब, यानी कहने करते स्टैटिक कूलम है। तो पूछेगा एक कूलम में कितना स्टेट कूलम, तो 3 × 10 के पावर -9 स्टेट कूलम। पूछेगा एक स्टेट कूलम में कितना कूलम, तो 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम, क्योंकि सबको बटा में कर देंगे, बस सिंपल बात है। पूछेगा कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कूलम, कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर, तो एक कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर। अब पूछेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कितना के बराबर, तो 10 कूलम के बराबर। इसको याद रखना पड़ेगा। चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कहने करते चार्ज के पास कोई दिशा नहीं है, केवल वैल्यू है। तो जिसके पास वैल्यू भी होता है, दिशा भी होता है, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास केवल जिसके पास केवल वैल्यू होता है, मान होता है, परिमाण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, आवेश है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन डेसिमल और फ्रैक्शन। कि चार्ज जो है ना पॉसिबल अति डेसिमल में, दशमलव में, अब फ्रैक्शन में भिन्न में, दशमलव में भिन्न में संभव नहीं है। कहेगा कि एक बॉडी से दूसर का बॉडी में 4.2 को चार्ज जाएगा, न कहला दशमलव में न जाएगा। कहेगा एक बॉडी से दूसर का बॉडी में 5.2 को चार्ज जाएगा, न कहला दशमलव में। कहेगा एक बॉडी से दूसर का बॉडी में 6.8 चार्ज जाएगा, न कहला दशमलव में। तो दशमलव में चार्ज रहता है तो एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ये बात क्या है, यानी कि दशमलव में चार्ज का वैल्यू यानी कि पॉसिबल नहीं है। चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर। अच्छा इसके बाद याद रखिएगा प्रमाणीकृत होता है चार्ज, जिसको ये कहना चाह रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा चार्ज ट्रांसफरेबल इन नेचर। चार्ज एक बॉडी एक दूसरे से दूसरा ट्रांसफर भी होता है। और एक ये भी याद रखिएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर +- NE होता है, ठीक ना। क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर +- NE होता है। और N का वैल्यू जिसमें क्या होता है +-0 1 2 3 4 ये सारी चीज़ होता है। ए का वैल्यू क्या होता है, हमेशा होगा, तो यानी दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, हमेशा होगा। तो +-0 1 2 3 4 5 यही होगा। चार्ज का डिस्कवर खोज किसके द्वारा किया गया भैया, तो चार्ज खोज किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। चार्ज किसके द्वारा खोज किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक ना। अगला लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, तो फराडे। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट कौन है, फराडे। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट स्मॉलेस्ट फ्रैंकलिन। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फराडे, छोटा यूनिट फ्रैंकलिन। एक फराडे बराबर कितना कूलम, तो एक फराडे बराबर 96,500 कूलम। एक फराडे बराबर 96,500 कूलम। एक फ्रैंकलिन बराबर कितना कूलम, तो 3 × 3 × 10 -10 कूलम। 3 × 3 × 10 -10 कूलम। क्लियर है। पूछेगा भैया बताइए मिली कूलम का मतलब क्या होता है, तो मिली का मतलब भी होता है 10 के पावर -3। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 के पावर -6। तो पूछेगा 1 मिली कूलम बराबर कितना, 10 के पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब कितना, 10 के पावर -6 कूलम। अगला एक नैनो कूलम का मतलब कितना, 10 के पावर -9 कूलम। एक पिको कूलम का मतलब कितना, 10 के पावर -12 कूलम। समझ गए ना, बड़ा आसान है ये वाला। हाँ अब कहेगा भैया कि सोप बबल केस में, सोप बबल करने का साबुन की बुलबुला, जब सोप बबल रहे और सोप बबल केस में वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, सोप बबल केस में पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे भैया, उसका जो रेडियस होगा ना, रेडियस
रेडियस त्रिज्या हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जिस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज रहता है ना तो मास डिक्रीज होता है, निगेटिव रहता है तो मास इंक्रीज होता है। वही प्रकार से अगर सोप बबल है, साबुन का बुलबुला है, तो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे ओकर जो त्रिज्या होगा ना वो हमेशा इंक्रीज बढ़बे करेगा। कैसे कहीं कैसे भैया बताइए। मान के चलिए साबुन का बुलबुला है, एक ऊपर प्लस के परत चढ़ाइए तो प्लस के, तो बताइए तो अब तक पहले छोटका था बड़का हो गया, इतने बड़का हो गया। अच्छा पहले रेडियस यहाँ पहले एक मिनट यहाँ पर एक मिनट पहले रेडियस यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन अब रेडियस देखे तो इतने बड़का हो गया, तो बढ़ गया कि ना। अच्छा मान लीजिए साबुन का बुलबुला है, निगेटिव चार्ज कीजिए इसको, निगेटिव भी किया तो इसके ऊपर एक परत चढ़ा, तो ये पहले रेडियस इतना बढ़ गया था, अब इतना बड़का हो गया, तो हो गया कि ना। तो कहने का अर्थ है कि रेडियस बढ़ता है, पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे रेडियस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। चार्ज का डायमेंशनलिटी होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है तो 1.602 × 10⁻⁻⁴ कूलम, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इतना कूलम। चलिए भैया इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आइए इस साइड आप आते हैं, आपको समझाते हैं, इसमें थोड़ा और इसमें बताते हैं। आइए देखिए इसमें समझाते हैं आपको। चलिए भैया अब आगे आइए, चलिए भैया आप आगे दिखते हैं। कहते हैं भैया आपको 100% करे है, अब फिजिक्स आपको भी लगेगा हल्का और एग्जाम में भी मचेगा तो हल्का। बिल्कुल जितना बता रहे हैं ना उतना कवर करते चले जाइए बस। आइए भैया एक वर्ड का नाम है स्पेसिफिक चार्ज, समझ लीजिए। स्पेसिफिक वर्ड ससुर आएगा ना कहीं, समझ लीजिएगा इसका मतलब होता है कि रेशियो, कोई ना कोई चीज़ के दो कोई ना कोई चीज़ का रेशियो होगा, अनुपात होगा, ठीक ना। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक वर्ड का। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है कोई बॉडी के चार्ज और कोई बॉडी के मास। पूछेगा भैया हमारे स्पेसिफिक कितना है, तो हम कभी हमारा बॉडी पर जेते चार्ज दीजिए, हमारे जेते मास दीजिए, ओकर दोनों के रेशियो, समझ गया। अच्छा एक यूनिट कथी होती है तो कूलम, मास के नीचे में केजी, तो कूलम बटा केजी, यूनिट इसका ये डायमेंशन ये होगा, ठीक ना। चलिए समझ गए, डायमेंशन निकाले का हम ड्राम तरीका ला रहा है, चिंता मत लीजिए। अगला पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया ये ऑब्जेक्टिव है VVI। पूछेगा इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकला होगा पता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और बटा में इलेक्ट्रॉन का भार, इसी प्रकार निकलेगा ना। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हम निकाले तो कितना है 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव है 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है 9.6 × 10⁻7 कूलम पर केजी। याद रख लीजिएगा। कैसे निकाले होंगे, प्रोटॉन का चार्ज और बटा में प्रोटॉन का मास निकाले होंगे, ठीक ना। चलिए इस छोड़िए। अच्छा यहाँ पर आ गया, अब मेरे भाई याद रखिएगा इसको। हाँ ये आपको चार्ज निकालेंगे जब एवोगाड्रो नंबर दिया रहे, कोई बॉडी का मास दिया रहे, मोलिकुलर मास दिया रहे, तब न्यूमेरिकल का इसको भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक ना। ये पर इसको भी कवर नहीं पढ़ना। आइए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर, सही बात है कि ना। सबसे बेस्ट चालक है सिल्वर, चांदी सबसे बेस्ट चालक कौन है, सिल्वर। अगला कूलम का नियम क्या कहता है भैया, कूलम का नियम कहते हैं मान के चलिए एगो चार्ज ही है, कूलम से ने कहा कि भैया एगो चार्ज माइनस एगो चार्ज प्लस है, कुछ दूरी पर रखा गया है, तो ई चार्ज एकरा पर या ई चार्ज एकरा पर कितने बल लगाएगा ना, ओकरे निकाले के इन्होंने फार्मूला दिया। इन्होंने कहा था कि जो बल लगेगा ना वो दोनों चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके जो बल दोनों चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो बल लगेगा उसके बीच के जो डिस्टेंस है डिस्टेंस है ओकर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही ना कहा था, वही हम लिखे हुए हैं यहाँ पर देख लीजिए। दोनों चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनली फार्मूला आएगा एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आएगा। तो इस समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट के लेंगे, और के को बोलेंगे कूलम्स कांस्टेंट, और के का वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है। वैल्यू में देखिएगा तो 9 × 10⁻9 होता है। और इसका पूछेगा यूनिट क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे भाई। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, याद रखिए। और एक इसको याद रखिए कि भैया के का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक ना। अच्छा अगला इसी में एक वर्ड आता है एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका यूनिट होता है 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। और इसका यूनिट एक और होता है फर्मी पर मीटर होता है। और पूछेगा इसका वैल्यू तो हो गया 8.85 × 10⁻12, यूनिट कैसे होगा तो यूनिट भैया इसका जो के का यूनिट होता है ना उसका उल्टा, यहाँ पर कूलम स्क्वायर माइनस में तो यहाँ प्लस में, एन प्लस में तो यहाँ माइनस में, और एम स्क्वायर प्लस में तो इसका माइनस में, समझ गए ना, उसी का उल्टा कर देंगे। तो पूछा जाता है भैया बताइए एप्सिलॉन का यूनिट क्या है तो न्यूटन फर्मी पर मीटर या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ गए ना। आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अगला डायमेंशन याद रखिए कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इस बार 2 मार्क्स में आ सकता है, और इस बार 5 नंबरी में भी आ सकता है कूलम्स का नियम, ठीक ना। तो भैया बताइए लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स का लिमिटेशन क्या है तो भैया लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इट इज अप्लीकेबल फॉर रेस्ट चार्ज, ये केवल रुका हुआ चार्ज, रेस्ट चार्ज जब रुका हुआ रहेगा तब लागू होगा। इट इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, केवल पॉइंट करने करते बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के लिए केवल अप्लीकेबल होता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल, एक प्रकार का यह प्रायोगिक लॉ है, एक्सपेरिमेंट किया गया लॉ
लॉ है। इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल में हर एक जगह लागू नहीं होता है यह। इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। अगला, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मीडियम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अगला, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। एक मिनट क्या कहता है कि एक मिनट कहता है इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर से चार्ज और कम रहेगा ना तो ये लागू नहीं करेगा। क्लियर है। अगला, इस बात को ट्रिक को याद रखिए। कब निकालेंगे ट्रिक? ये ट्रिक का फॉलो जब होगा जब कहेगा कि डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो बल दुगुना हो जाएगा कि चरगुना हो जाएगा, तब प्रयोग करेंगे। अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसको छोड़िए, ठीक नहीं इसको, लेकिन याद रखिएगा किस प्रकार से लिखा गया है। आइए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। और उसके बाद एक और इसमें यूनिट एक और होता है उसका न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दो यूनिट, एक वोल्ट पर मीटर, एक न्यूटन बटा कूलम। उसी प्रकार से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। चलिए अगला याद रखिएगा भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे पहले समझिए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को ER द्वारा डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है E/ε0। ये कैसे निकालेंगे, कहाँ से आता है पूछेगा आप, ये बताइए। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे कि एयर में फोर्स का वैल्यू और किसी माध्यम में फोर्स का वैल्यू का जो रेशियो होता है ना, उसे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ द बॉडी इन एयर एंड फोर्स ऑफ द बॉडी इन मीडियम। कोई भी बॉडी का फोर्स एयर में और जो किसी मीडियम में जो रेशियो और उसके फोर्स का बीच का जो रेशियो होगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसे डिनोट करते हैं ER द्वारा, ER बराबर E/ε0। क्लियर है। चलिए उसी को अदला बदली करके इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, इसी को अदला बदली करके इस प्रकार लिख सकते हैं सबको, ठीक है। चलिए हाँ, ये यूनिट लॉस होता है, डायमेंशन लॉस होता है। ये क्या होता है? यूनिट लॉस होता है, डायमेंशन लॉस होता है। यूनिट लॉस होता है, डायमेंशन लॉस होता है। अगला ये भी देखिए, किसी भी एयर हवा का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? 1। ग्लास का कितना होता है? 80। सॉरी, वाटर का कितना होता है? 80। और किसी पूछा कांच का कितना होता है? इन्फानाइट। कांच का कितना होता है? इन्फानाइट। और ग्लास का कितना होता है? ग्लास मीन्स कांच का कितना होता है? 5 से 10। कांच का कितना होता है? 5 से 10। समझ गए ना। चलिए मेरे भाई अब आते हैं, पूछेगा भैया बताइए, हमको बताइए कूलम्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो भैया अभी ना पढ़े कूलम्स का फॉर्मूला क्या पढ़े, K बराबर K Q1 Q2 बटा R² पढ़े हैं। तो हम सीधे कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि एक बार से ऊपर भी गुना कर दीजिए, एक बार से नीचे भी गुना कर दीजिए, इसको थोड़ा सजा दीजिए, इसको भी थोड़ा एक सजा दीजिए तो अपने आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 2 गुना था, 1 गुना किए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 इसको 3 कर देते हैं और इसको मोड चढ़ा दिए तो बस बन गया, हो गया। खाली ऊपर के नीचे को खाली Q कर दीजिए, ऊपर नीचे स्क्वायर है ना तो खाली Q कर दीजिए, 2 R से ऊपर गुना कर दीजिए तो यह कूलम्स का वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को नहीं याद करना है। सुपरपोजिशन करने करते हैं ग्रुपिंग ऑफ चार्ज, बहुत सारा चार्ज से आवेश, बहुत सारा आवेश रहेगा तो बल कितना लगेगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे हम आपको बता देते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, एप्सिलॉन Q0 बटा में 4 एप्सिलॉन, इससे बोलते हैं सीमेन। ये सीमेन बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीमेन। आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक ले जाएगा और QI का जो डिस्टेंस होगा R1 से लेकर 0 तक ले और उसके बाद स्क्वायर, ठीक ना। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है, लेकिन इसको आपको याद नहीं रखना बोर्ड के व्यू से। चलिए आइए अब ऊपर आ गए। हाँ, इंपॉर्टेंट है मेरा बहुत 100% ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि भैया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है कि 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला बॉल, 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला बॉल, 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला बॉल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला बॉल को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। F करने करता फोर्स, Q करने करता चार्ज, E करने करता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। क्लियर है। अगला, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी मेरे भाई? एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट मीटर होता है। अभी ने जस्ट पढ़े हैं न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। कैसे? तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट पर मीटर, न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इसका डायमेंशन निकालने का यही है, ml t का पावर -3 का पावर -1, ml t का पावर -3 का पावर -1, ml t का पावर -3 का पावर -1, ठीक है ना। अगला, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा जो होगा ना, उस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो दिशा होगा उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा। सॉरी, कहने करते इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखा के दिशा में विद्युत बल का दिशा होगा। कहने करते विद्युत क्षेत्र के रेखा के दिशा में ही विद्युत बल का दिशा होगा। आप आइए, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है मेरे भाई, बहुत भी ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से। बताइए, तीनों के तीनों है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बड़ा आसान है। जब देखिए कोई तार पर, ये लंबाई है, अगर लंबाई है, लंबाई पर तार पर
पर अगर आवेश का बंटवारा रहेगा तो उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कोई सतह है, सतह पर आवेश का बंटवारा रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम करने करता आयतन, घन का नाम पढ़े इस प्रकार से आयतन, हाँ तो अगर कोई आयतन रहे वही पर चार्ज का बंटवारा रहे तो उसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। देखिए यहाँ पर भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है तो लंबाई पर, लेंथ पर तो इसको हम इसको दो नंबरी में ऐसे बोलेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर है तो भैया लीनियर, इसे डिनोट करते हैं लेमडा, लेमडा बराबर क्यू बटा में एल करने करते लेंथ, और क्यू का चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर, तो पर मीटर ऊपर चला जाएगा, नीचे मीटर तो ऊपर चला जाएगा तो कूलम पर मीटर, इसका यूनिट होगा एल के पावर -180। और देखिए लेंथ है, लेंथ लंबाई करने करते केवल एक ही बीमा है, इसमें केवल एक ही डायमेंशन है, इसलिए वन डायमेंशन, क्योंकि लंबाई करने करते केवल एक से ऑप्शन होता है, एक्स अक्ष या वाई अक्ष, कोई एक ही ऑप्शन होगा तो एक अक्ष होता है वन डायमेंशन। अच्छा लेकिन देखिए सतह चार्ज आवेश किसे बोलेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। अगर कोई सतह पर अगर चार्ज का बंटवारा रहेगा ना तो इसे सतह चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बटा एरिया, और क्यू बटा एरिया इसका यूनिट क्या होता है तो कूलम बटा में मीटर स्क्वायर। क्यों भैया क्यों होता है, क्योंकि देखिए भैया चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट की बात करेंगे तो भैया यूनिट निकालना है तो बहुत आसान है, क्योंकि मीटर लंबाई है, लंबाई का एल के पावर -2 करेंगे और कूलम चार्ज है, चार्ज का 80 कर देंगे, बस हो गया। ये 2 डायमेंशन है, क्यों, क्योंकि सतह में एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है, कहने करते हैं एगो एक्स अक्ष होता है एगो वाई अक्ष होता है, तो 2D है, 2 में है तो क्या है 2D है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसे डिनोट करते हैं रो द्वारा इसका फॉर्मूला होता है क्यू बटा में भी, पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा ना उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इसका यूनिट होता है कूलम, चार्ज का कूलम, और वॉल्यूम का पर मीटर क्यू, तो वॉल्यूम पर मीटर क्यू इसका यूनिट ये होगा। ये 3 डायमेंशन, क्यों, क्योंकि भाई वॉल्यूम आयतन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों होता है, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों होता है। अगला समझ में आ गया। अगला इलेक्ट्रिक फिलांस का प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा पता है पुस्तक लगाया भैया बताइए इलेक्ट्रिक फिलांस क्या होता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इमेजिनरी लाइन होता है ना, काल्पनिक करने वाला लाइन, उससे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फिलांस। लेकिन वो नहीं पूछेगा, बताइए इलेक्ट्रिक फिलांस का प्रॉपर्टी क्या है, तो बड़ा आसान है। जब चार्ज पॉजिटिव रहे तो इलेक्ट्रिक फिलांस कहाँ की तरफ, आउट करने करता है बाहर की तरफ। जब चार्ज निगेटिव रहे तो इलेक्ट्रिक फिलांस कहाँ की तरफ, इलेक्ट्रिक फिलांस अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फिलांस कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। जब चार्ज निगेटिव रहे तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव रहे तो बाहर की तरफ। उसके बाद लिखे हैं डू नॉट मेक ए क्लोज लूप को डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटता है। और जो टेंजेंट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा को बताता है। टेंजेंट करने करते कोई ब्रीथ है ना, ब्रीथ, और मान के चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें इसके तुरंत सटाकर जो हम रेखा खींचते हैं उसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो होगा ना ये क्या करता है, हम लोग को डायरेक्शन बताता है किसका, विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो जो टेंजेंट होता है वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा को बताता है। भैया 100% करिए, ये पढ़ लीजिए पूरा एकदम, एक बार ना समझ आए 2 बार ना आए, देख कर अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो हमें बता सकते हैं, और जो चाहे तो आप ले भी सकते हो। और भाई दिन रात निकलवा लीजिए, इसका फोटोकॉपी मिल जाएगा विजेता बैचन जो भी ज्वाइन है उसको, और पूरे के पूरे मिला है उसको, और मिल जाएगा पूरे के पूरे मिल जाएगा उन लोग को। और पूरे का आप निकलवा कर दिन रात दवाई के खुराक तरह लीजिए, ठीक ना। हम यही कहेंगे मेरे भाई, हम भी यही पढ़ के भाई मेरा पूरा सही था, आपको इसी प्रकार बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए मेरा 35 में 33 सही था, केमिस्ट्री में 35 में 35 था। तो हम आपको भी बता रहे हैं कि नहीं भैया आप इस आप फॉलो जरूर कीजिए शॉर्ट नोट्स को। देखिए आप याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फिलांस जो होता है ना पॉजिटिव से स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव से शुरू होता है, निगेटिव पर अंत होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फिलांस पॉजिटिव से शुरू होगा, निगेटिव पर अंत होता है। पॉजिटिव शुरू होता है, निगेटिव पर अंत होता है। इलेक्ट्रिक फिलांस पॉजिटिव से शुरू होकर निगेटिव की तरफ जाता है। और जबकि अब आगे पढ़ेंगे ना, एक और आगे पढ़ेंगे, इसमें विपरीत कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अभी इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फिलांस पॉजिटिव से शुरू होता है, निगेटिव की तरफ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फिलांस परपेंडिकुलर ऑफ द कंडक्टर, ये ऑब्जेक्टिव है VVI, किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फिलांस क्या होता है 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, परपेंडिकुलर होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझा दिए, अब यहाँ पर समझिए मेरे भाई, इसको समझिए क्या है, इसको क्या समझिए, सुनिए। आपको कहेगा भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है दूगो अगर दूगो सेम चार्ज अगर अपोजिट रहे, लेकिन दूगो इक्वल जेकर वैल्यू जितने वैल्यू एकर वैल्यू जितने वैल्यू उतने वैल्यू, अगर दोनों अलग अलग एक शर्त ये कि एगो माइनस रहेगा एगो प्लस रहेगा। तो जब दूगो सेम वैल्यू वाला चार्ज अलग एगो प्लस एगो माइनस कुछ डिस्टेंस पर रखल गेल, हम डाइपोल कहै छी, लिख लै छी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग सम डिस्टेंस एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि HCl लेला एग्जांपल में, H2O
मिलेला ये सब ले सकी न लिख ले बोले लेकिन चला एगो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये बात है कि डायरेक्शन ऑफ ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ अभी जस्ट पढ़े हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, उल्टा है। समझ गया ना। अच्छा 12 को हमने डाइपोल लेंथ कही छी एक बीच में वो केंद्र है जो हमने डाइपोल सेंटर कही छी, ठीक है ना। वो लिख ले द मिडल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज डाइपोल सेंटर। यहाँ पर हमने सी द्वारा डिनोट कर मैं न लिख ले छोड़ा वहाँ बता लेना चाहिए। चला सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पूछो डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना भी आता जीरो के ना भैया कहला कि देखो ये जिते वैल्यू एक हो जिते वैल्यू एक जोते वैल्यू उतने हो बात है कि वो खाली प्लस में एगो माइनस में अगर ये -10 कूलम है ना तो प्लस 10 कूलम होता है दोनों को जरूरत है तो जरूरत -10 कूलम और प्लस 10 कूलम दोनों को जरूरत कर 10 के 10 से खत्म तो कहते हैं जीरो लिखना तो पूछो डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना था जीरो डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना तो जीरो। अगला हाँ अगला तो भैया डाइपोल मूवमेंट क्या है भैया तो बड़ा आसान है कुछ ना अब जे चार्ज रहो आ दोनों के बीच में जो दूरी रहो ना दोनों के गुणनफल के इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ कहने करते हैं डाइपोल लेंथ का और चार्ज के मान का दोनों का गुणनफल है प्रोडक्ट है इसे पी द्वारा डिनोट करते हैं और एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसे भैया इसका यूनिट क्या होता है चार्ज का कूलम और 12 लंबाई है तो मीटर तो इसका यूनिट क्या होता है कूलम मीटर। इसका डायमेंशन क्या होता है लात इसका डायमेंशन क्या होता है लात। समझ में आ गया भैया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ से मैंने लिखे था मेन मुन्ना चालू होता है। अब तो 2-4 चीज़ पढ़ना है। एक आपको देखिए क्या कहेगा एक कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण एगो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जीए लाइन पर एगो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वाटोरियल लाइन पर एगो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी बिंदु पर। जैसे आपको हम समझाते देखिए यहाँ पर आपको पूरा समझा रहे हैं यहाँ पर दिख रहा हुआ देखिए कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज करने करते कोई एगो चार्ज रखा हुआ है कहीं भी ओकरा कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा तब यहाँ पॉइंट चार्ज के कारण होता है ई बराबर KQ बटा में R स्क्वायर होता है और उसी पर इसको नहीं याद रखना R स्क्वायर होता है। उसी प्रकार कहेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एक जीए लाइन करने करते कोई रेखा है ना उसी लाइन पर तो एक जीए लाइन पर क्या होता है तो जीए लाइन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू क्या होता है 2KP बटा में RQ वही में R स्क्वायर था इसमें RQ है। अच्छा पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वाटोरियल लाइन तो इक्वाटोरियल लाइन पर KP बटा में RQ कर दिया ना। देखिए दोनों सेम है केवल इसमें 2 लगा इसमें 2 न है समझ गए ना। KP बटा वहाँ पर KP बटा 2KP बटा में RQ है एक जीएल पर 2KP बटा में RQ इक्वाटोरियल पर KP बटा में RQ क्लियर है। अच्छा पूछेगा किसी भी पॉइंट पर जनरल पॉइंट पर तो KP बटा में RQ और √3 cos का थीटा प्लस 1। देखिए हम अभी आपको याद करवा देते हैं। पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज के कारण कितना तो KQ बटा में R स्क्वायर। पूछेगा एक जीए लाइन पर कितना है तो 2KP बटा में RQ। पूछेगा इक्वाटोरियल पर कितना तो KP बटा में RQ और पूछेगा किसी भी बिंदु पर कितना जनरल पॉइंट पर तो KP बटा में RQ और √3 cos का थीटा प्लस 1। आपको थोड़ा माइंड में इसको देखकर याद करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ में देखिए बड़ा अच्छा वाला बात है इसको तक ध्यान से देखिए था अगर आई में अगर 2 से गुना कर देंगे ना देखिए यहाँ पर अगर इसको हम अगर यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों फार्मूला सेम मिलता जुलता मिल जाएगा कि ना। और इससे क्या पता चल रहा है इससे ये पता चल रहा है कि जो एक जीए लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है ना इक्वाटोरियल पर जितना है उसका 2 गुना के बराबर है। तो वही लिखे है पूछता है कि भैया बताइए एक जीएल पर इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है तो भैया एक जीएल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा ना इक्वाटोरियल पर जितना होगा उसका 2 गुना के बराबर होगा। वो क्या होगा कितना के बराबर होगा 2 गुना के बराबर होगा। समझ गए ना। चलिए अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए एक जीए लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो कितना बराबर उसका रेशियो लाएंगे तो कितना आएगा तो 2 निकल के आएगा। उसका रेशियो लाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ठीक ना। हम आपका पर्सनल भाई ये पूरा पढ़ लीजिए और मेरा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा ब्रिलियंट लगा लीजिए कोई भी लगाइए टारगेट लगाइए 100% गर्दा उड़ जाएगा सबका। चलिए टॉर्क भैया बात है टॉर्क क्या है भैया टॉर्क बॉल है हो टॉर्क कथी हो बॉल है टॉर्क कथी हो बॉल एक प्रकार के फोर्स है ठीक है। अच्छा टॉर्क आप देखो जे ना लिखी था ना तो जे उल्टा लिखा उल्टा जे और उल्टा जे लिख दिल जाए उल्टा जे लिख दा और तब टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E ठीक ना P क्रॉस E। अच्छा P कहने करते डाइपोल मोमेंट E कहने करते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और जब क्रॉस रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट में बोलते हैं sin थीटा तो P sin थीटा। तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला कहते होता है P sin थीटा। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर याद रखिएगा। टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E या P sin थीटा इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। अगला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कथी होती है कि मान ला इस सतह से जेते लाइन गुजरती ना जेते इलेक्ट्रिक लाइन गुजरती ना
ओहि सब इलेक्ट्रिक लाइन के हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहै छी। जते सतह से जते लाइन गुजरते सबके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहै छी, ठीक ना। चला तो उहे लिख ले छियो, एकरा डिनोट करै छी फाई द्वारा। ई कहने करते इलेक्ट्रिक लाइन्स, ए कहने करते एरिया, ओहि सतह के एरिया। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला फाई बराबर ई होइ छै, ई डॉट ए होइ छै, आ डॉट है तो कॉस थीटा। देखो यहाँ पर क्रॉस रहले तो लेली साइन थीटा, आ यहाँ पर डॉट है तो क्या लेली कॉस थीटा, लेली कि ना। हाँ तो जब डॉट रहे तो कॉस थीटा, तो पहले याद रखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला कहते फाई बराबर ई ए, या ई ए कॉस थीटा। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और यूनिट इसका होता है वोल्ट मीटर, एक और यूनिट इसका क्या होता है वोल्ट मीटर, एक और यूनिट इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट मीटर, एक और यूनिट क्या होता है वोल्ट मीटर। क्लियर है। वोल्ट बटा मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के होइ छै, लेकिन वोल्ट मीटर विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स होइ छै। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ताकत के, ओकर दिशा के और ओकर नेचर विस प्रकृति तीनों के तीनों जानकारी दै छै। तो पूछतो कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कौन कौन चीज़ के बारे में जानकारी देता है, तो भैया फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ताकत के, दिशा के और नेचर प्रकृति तीनों के दै छै। तीनों के, ये बात के याद रखिए। चला अभी से क्या समझाओ चौतरा बड़ा आसान है। चला तोरा एक बार तोरा हाँ एक बार ना समझ आए, दो बार ना आए, एक बार दो बार ध्यान से था पढ़ के तब ये समझ के याद कीजिएगा। अगला पूछो भैया गॉस थ्योरम, गॉस का फार्मूला क्या है, तो इसे डिनोट करते हैं फाई द्वारा। फाई का फार्मूला क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई पर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज बॉडी, किसके लिए केवल एप्लीकेबल है, ओपन बॉडी के लिए नहीं। जब बॉडी क्लोज रहेगा तब गॉस का फार्मूला काम करेगा। अच्छा, क्लोज बॉडी, और जो क्लोज बॉडी रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। अच्छा समझिए, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है भैया, तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके एरिया का क्या होगा रेशियो निकालते हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी आता है। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है कोचा कोची, कोचा कोची कहने का मतलब समझ लीजिए कि ऐसे समझिए क्लास में होता है ना, वही क्लास के कहता है पूर्ण कज हो डेंसिटी कहने करते घनत्व हो। देखा कभी कभी रोड पर लिखाई रहे कि ना भैया घनी आबादी है, घनी कहे का मतलब आदमी कोचाइल हो एरिया में, वही आदमी मोटरसाइकिल धीरे चलाइए घनी आबादी आगे लिखाई रहे। कभी कभी देखा था रोड पर हरियर का बोर्ड लगा लिखा तो घनी आगे घनी आबादी है, तो घनी आबादी तो हमारा उससे कौन लेवे देवे के, अब आदमी ने सतर्क रह जाए कि। लेकिन हम तोरा अपना पढ़ा रहे जो बता रहे छो कि घना डेंसिटी के मतलब हो कोचा कोची कहने करते कोचाइल केते ओहि में है। तो समझा, मान ला कोई सतह है, आई सतह में जेते इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते ना, जेते कोचाइल होता है ओकरे कहै छै हमनी फ्लक्स डेंसिटी। तो उहे केना निकालबै, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू जे आई सतह के जे वैल्यू है ना ओकरा भाग देबै ना तो निकलती इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी अथी फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर। अच्छा, आवे वाला फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स, आए वाला फ्लक्स इनकमिंग में आने वाला, आवे वाला फ्लक्स कथी निगेटिव, आ जाए वाला फ्लक्स कथी पॉजिटिव, आवे वाला फ्लक्स कथी निगेटिव, आ जाए वाला फ्लक्स कथी पॉजिटिव। क्लियर है। जैसे मान ला कोई आदमी से तोरा होते लगाव न हो, उल मान ला तोरा आ रहा है तो तोरा जो ओकरा होते अटैचमेंट न है तो तोरा निगेटिविटी फील हो ना, यानी कि आदमी आया इनकमिंग है तो निगेटिविटी फील हुआ हमको, और वो आदमी जब चल रहा है तो बगल में से दिल के सुकून मिले कि ना, तो वही बात यानी कि पॉजिटिविटी तोरा फील हो लगा। तो जब चल जाती आउट गोइंग में जाने वाला, तो जाने वाला फ्लक्स कथी होती पॉजिटिव। समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत ना। तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव पूछ सको कि आने वाला फ्लक्स क्या होता है निगेटिव, और जाने वाला फ्लक्स क्या होता है पॉजिटिव। आने वाला फ्लक्स निगेटिव, जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। देखिए गॉस लॉ इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप और साइज ऑफ द क्लोज बॉडी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई भी बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है गॉस के थ्योरम। वो वृत्त रहे, त्रिभुज रहे, कुछो रहे, बकराकार रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, और मान में चार्ज की वहू में चार्ज की वहू में चार्ज की वहू में चार्ज की आ सब में गॉस के वैल्यू निकालबी ना, यानी गॉस के वैल्यू निकालबे तो सब में गॉस के वैल्यू सेम होता है। गॉस के वैल्यू सब में सेम होता है, फाइव अहू में सेम होते, अहू में सेम होते, अहू में सेम होते, अहू में सेम होते, यानी कि मतलब कि पता चल रहा है कि बॉडी के शेप और साइज पर गॉस के वैल्यू शेप पे डिपेंड न करे छै, ठीक ना, शेप और साइज पर डिपेंड न करे छै। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के 3 गो एप्लीकेशन, 4 गो एप्लीकेशन, इसको याद रखिएगा भैया। क्या कहता सुनिए, आपको कहेगा भैया एक खोखला कुछ भी ले लेंगे, मान लीजिए खोखला हम ही ले लिए, खोखला कोई भी चीज़ खोखला बॉडी ले लिए, खोखला बॉडी के बाहर केते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। एक तरह से पूछतो, दूसर का ये पूछतो खोखला बॉडी पर कितना हो, तीसर का ये पूछतो खोखला बॉडी के अंदर कितना हो। तो ये कहतो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आउटसाइड द होलो चार्ज स्फीयर, खोखला बॉडी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना, तो KQ बटा में R स्क्वायर। देखा सेम है एगो फॉर्मूला जस्ट अभी पीछे पढ़ लो बा कि भैया कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना, तो वो जाऊँगो KQ बटा R स्क्वायर। आ खोखला गोला के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना, तो KQ बटा R स्क्वायर। क्लियर है। पूछतो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द होलो चार्ज स्फीयर। पूछतो सरफेस पर कितना, तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब पूछतो इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर, इनसाइड मींस अंदर, कोई भी चीज फिजिक्स में कोई भी चीज अंदर आवे ना तो ओकर अधिकतर 99% आंसर ओकर चांस ओकर आंसर 0 होता है। तो कह खोखला गोला के अंदर भैया बताबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कितना, तो 0। समझ में आ गेलो। देखा अंदर कहे के मतलब अगर वृत्त है तो वृत्त के अंदर केंद्र अंदर हो जाए, तो वो केंद्रों पर पूछतो
तो का मतलब अंदर है तो वो जंगो वैल्यू जीरो हो समझ में आ गलो। देखा हम की कह चाहे बस देखा 3 गो तो खोखला गोला के भैया बाहर तो के क्यू बटा आर स्क्वायर खोखला गोला पर तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट खोखला गोला के अंदर इलेक्ट्रोफ्लैटिसिटी तो 0 बाहर कितना इलेक्ट्रोफ्लैटिसिटी के क्यू बटा आर स्क्वायर सरफेस पर कितना सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट सरफेस के अंदर कितना था 0 समझ में आ गलो। हाँ खोखला गोला के कतो खोखला गोला में से एगो हम तार निकाल दै छी बहुत लंबा तार निकाल दै छी आ तब बताबा कि हमरा इलेक्ट्रोफ्लैटिसिटी के वैल्यू कितना होता है तो 2 के लैम्डा बटा में आर 2 के लैम्डा बटा में आर क्या कथी होते 2 के लैम्डा बटा में आर 2 के लैम्डा बटा में आर बोला और न तो लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कबा भैया ई कहाँ से आ गई तो ठीक है तो याद कर लेबे 2 के लैम्डा बटा में आर ई कहाँ आ गई तो केना आ गई तो दिखा दे देखा चला बता तो कथी अनंत तार के कारण कथी हो छै अनंत तार कथी हो छै 2 के लैम्डा बटा में आर हो छै चला एकरा हम तक अच्छा से एना लिख सकै छी बराबर एकरा एना लिख सकै छी 2 आ के के वैल्यू कते हो छै के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ वहां पर यहाँ पर लैम्डा के बदले लैम्डा रह दो नीचे आर के बदले आर रह दो चला तो देखो तो 2 से काटबे तो 2 कट जाती कि ना आ देखा तो ऊपर बच गेलो कथी ऊपर बच गेलो 2 लैम्डा आ नीचे बच गेलो 2 4 तो कट गेलो तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो ये लिख ले छी लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एकरे के वैल्यू जब रख देबू ना काट पीस करबू तो वैल्यू आ जाते लेकिन तू इतना याद रखिया कि अनंत इनफाइनाइट वायर के कारण कथी हो इलेक्ट्रोफ्लैटिसिटी के वैल्यू 2 के लैम्डा बटा भाई याद रखना पड़ेगा कोई उपाय नहीं है इसमें ना हम देखें ना आप देखें ना टीचर देखा है बाकी बताया है तो आपको याद रखना पड़ेगा ठीक ना। हाँ चलेगा इलेक्ट्रोफ्लैटिसिटी इनफाइनाइट थिन प्लेन चार्ज सीट के कारण कहतो तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट देखला अंतर है तंगा कहतो चार्ज सीट के कारण तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आ कहतो खोखला गोला होलो चार्ज स्फीयर के सरफेस पर तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर केवल एप्सिलॉन नॉट है समझ में आ रहा है ना बात के चला। और एक लास्ट हो कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस कूलम एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है तो 6.25 × 10 के पावर माइनस 18 6.25 × 10 के पावर 18 प्लस 18 कैसे निकलता है भैया तो ये निकलता है ऐसे क्यू बराबर प्लस माइनस एनी पढ़ ले चाहू तो ई के वैल्यू सबके पता रही कितना 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 आ कह रही क्यू के वैल्यू 1 लेबे के तो तू क्यू के वैल्यू 1 ले ला ई एने गुना में तेने भाग में लिया भाग में का वैल्यू हो केते एक वैल्यू 1.6 × 10 के माइनस 19 हो छै तो तू 1 बट्टा में 1 के बट्टा में 1.6 × 10 के माइनस 19 से भाग देबू ना तो एन के वैल्यू जो निकलतू ना एन का मतलब वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए आ उहे वैल्यू तेरा इतना निकल कर तो 6.25 × 10 के पावर 18 ठीक ना। अच्छा निकाल के दिखा दियो क्या ना देखो यहाँ पर देखो तो देखो चूंकि हम क्यू बराबर जब प्लस माइनस एनी जानी चाहिए तो एन बराबर फॉर्मूला कथी होते क्यू बटा ई होते आ क्यू के वैल्यू 1 देले है आ ई के वैल्यू कितना हो 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 हो हमरा कह 1 कूलम में तो 1 कूलम का मतलब चार्ज के कूलम नहीं आ भाग जाता एक 0 ऊपर जाता ए बात 10 के पावर 18 का दा एगो 0 और चढ़ा दा अब काटू एकरा तो 16 × 80 16 × 96 बचते 4 पर 0 तो 16 × 32 फिर बचते 8 तो 16 पर 0 तो 16 × 80 5 आ गुना 10 का माइनस 18 नीचे माइनस में ऊपर जाती प्लस में तो इतना प्लस 18 आ जाती प्लस 18 इधर अच्छा से गुना काटवा करवा तो आंसर आ जाता ठीक ना भैया पूरा का पूरा समझा दिए। इसमें जो आप पढ़ लीजिए एक बार मेरा प्रैक्टिस लगा लीजिए जिसको कहते हैं ना ले लीजिए डेमो ग्रुप में दिए आप चाहते भी हमारा ले सकते हैं नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 620135 96 फिजिक्स केमिस्ट्री सबका बायोलॉजी का भी एक टीम का रहा है 100% ऑब्जेक्टिव ऐसे बाहर न जाएगा पढ़ लीजिए टारगेट लगाइए बुक लगाइए अपना टीचर का नोट लगाइए कहीं से कुछ पढ़िए 100% नहीं छूटेगा गारंटी है रामबान ठीक ना। चलिए बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी को जय हिंद वंदे मातरम और आप लोग को डाउट तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।